हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक सर्वोदय एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अठारह के विद्रोह को देखकर ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। ब्रिटेन की सरकार ने इस विद्रोह का दोषी ईस्ट इंडिया कंपनी को माना। इस विद्रोह के फलस्वरूप 1858 में एक एक्ट पास करवाया गया ब्रिटेन की संसद में। तो फ्रेंड्स, भारत देश ब्रिटिश सरकार के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जितना बड़ा ब्रिटेन भी नहीं है, उससे कई गुना बड़ा भारत देश है। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करके भारत से लेकर जाए और भारत की ज़्यादा से ज़्यादा साधन संपत्ति का लाभ उठाकर वो अपने देश को सुपर पावर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से भारत कई ब्रिटिश सरकार के हाथों से निकल ना जाए। इसी वजह से उन्होंने इस कानून को पास करवाया था। इस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे ही भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं और साथ ही गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में जितने भी एक्ट पास हुए थे, उन सभी में सुधार और परिवर्तन करने के लिए इस एक्ट को पास करवाया गया था। इसमें जो प्रावधान किए गए थे उसकी सूची निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स, पिछले 100 वर्षों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए जितने भी कानून लाए थे, उनमें बदलाव करने के लिए इस एक्ट को पास करवाया गया था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये जान गई थी कि भारतीय जनता अभी भड़क चुकी है। अगर इनको शांत नहीं करवाया गया तो ये हमको भारत से खदेड़ देंगी, वो फिर से विद्रोह कर बैठेंगी। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को शांत करवाने के लिए ये एक्ट पास करवाया। तो इसमें जो प्रावधान किए गए थे उनकी सूची निम्नलिखित है। तो इसमें जो पिछले 100 वर्षों में जितने भी ये कानून लाए गए थे, उनमें बदलाव किया गया था। तो वो बदलाव है, प्रशासनिक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, सैन्य परिवर्तन है, धार्मिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है। तो चलिए पहला देखते हैं हम प्रशासनिक परिवर्तन। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या किए गए थे? ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो वही हमने देखा कि ये घबरा गए थे, ये डर गए थे कि कहीं इनके हाथों से भारत निकल ना जाए। इस वजह से इन्होंने ये पास करवाया कानून, ये कहकर कि ये जो हम भारत के मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जाएगा इस कानून के तहत। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो ब्रिटिश जो सरकार थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया, उनको भारत से निकाल दिया। उसके बाद भारत का प्रशासन चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई। तो वो जो सेक्रेटरी
ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटेन की संसद में से एक व्यक्ति हुआ करता था, जो कि ब्रिटेन की मंत्रिमंडल परिषद में से एक सदस्य हुआ करता था, एक मंत्री हुआ करता था। उसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा दिया गया और देते जाया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। लॉर्ड स्टैनली यह प्रथम भारत सचिव थे। तो उसे भारत का जो प्रशासन चलाने वाले हैं, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए और वो देखने के लिए, और वो संसद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये भारत का प्रतिनिधित्व करता था। यानी भारत में क्या चल रहा है, भारत में कौन सा एक्ट पास करवाना है या कुछ भी, जो भी भारत से संबंधित जो भी काम होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेगा। उसे सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो उसे सलाह देने के लिए और उसकी मदद करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसके लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। तो ये सब लोग देख के, ये सब लोग भारत का प्रशासन देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की परिषदों को ख़त्म करके उन्हीं का कार्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी परिषद को सौंपा गया। तो जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये परिषद बनाई गई थी। तो इन दोनों भी परिषद को ख़त्म कर दिया गया और उसके बदले में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद गठित की गई। आगे देखेंगे, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसको वाइसरॉय का भी ओहदा दिया गया। यानी वो गवर्नर जनरल भी रहेगा, वाइसरॉय भी रहेगा। वाइसरॉय जो रहेगा, जैसे कोई राजा है, भारत के जो देसी रियासतें हैं उनमें के जो भी राजा है उनके साथ कोई मीटिंग करना है, कोई डील करना है, तो वहाँ पे वो वाइसरॉय कहलाएगा। और जो भारत का प्रशासन चलाना है तो वहाँ पे वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो वाइसरॉय का ओहदा भी दे दिया गया। वाइसरॉय ये रानी का निजी प्रतिनिधि हुआ करता था भारत में। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने यहाँ पर ये किए, भारतीय जनता को परेशान की, इस वजह से विद्रोह हो गया। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। वाइसरॉय और भारतीय प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी परिषद का था, जो कि लंदन में इंडिया हाउस में बैठकर कार्य किया करती थी। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट परिषद का गठन किया गया था वो लंदन में इंडिया हाउस में बैठा करती थी और वहाँ से काम किया करती थी। और जो भी भारत के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है या फिर जो भी लेटर, ये सब
भारत के वाइसरॉय के पास से ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास से ये महारानी के पास जाता था। गवर्नर जनरल वाइसरॉय की नियुक्ति रानी द्वारा की जाती थी। तो जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो था उसकी नियुक्ति रानी द्वारा की जाती थी। वाइसरॉय के सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। भारत के प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। तो जो भारत के प्रथम वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और गवर्नर जनरल भी थे वो। फिर ये एक्ट पास करते ही उनको वाइसरॉय का भी ओहदा दे दिया गया। आगे देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए, पॉलिटिकल चेंजेस। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये नीति चलाई गई थी, हड़प नीति चलाई गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि, इस प्रकार की नीति चलाई गई थी। तो इन सभी नीतियों से जो भारतीय राजा थे वो परेशान हो गए थे। उन्होंने अपना बहुत सा क्षेत्र खो दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा था उनको मजबूरन, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका क्षेत्र हड़प भी कर लिया था। तो उनको ये भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा, उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दे दी गई और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो गोत्र प्रथा निषेध ये नीति चलाई गई थी उसे बंद कर दिया गया और उनको राजाओं को छूट दे दी गई कि वो किसी को भी दत्तक पुत्र ले सकते हैं और उनको अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तो उनको प्रेरित किया गया कि वो ब्रिटेन की जो महारानी है उसका अधिपति स्वीकार कर ले। वो करेंगे, जो देसी रियासतें वो अपना राज्य करेंगी अपने जगह पर, उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो भारत है ये ब्रिटेन की जो महारानी है भारत पे वो प्रशासन करेंगी, ऐसा उनको स्वीकार करने को कहा गया। तो आगे देखेंगे सैन्य परिवर्तन क्या हुए, मिलिट्री चेंजेस। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो उन्होंने देख लिया पहले जो भारतीय सिपाही हुआ करते थे सेना में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे और उसी के मुकाबले जो ब्रिटेन के सैनिक हुआ करते थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। पहले जो थे वो 5 भारतीय सैनिकों के पीछे 1 ब्रिटेन का सिपाही हुआ करता था। तो उस अनुपात की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया गया। यानी जो ब्रिटेन के जो सिपाही है वो उनको अभी ज़्यादा करने का फैसला किया गया और जो भारतीय सिपाही है उनको थोड़ा कम करने का फैसला किया गया। सेना में जो अनुपात पहले 5/1 हुआ करता था अब उसे बदलकर बंगाल की सेना में 2/1 कर दिया गया। तो जो बंगाल की सेना में बंगाल से ही विद्रोह चालू हुआ था, इस वजह से वो डर गए थे कि यहाँ पे लोग विद्रोह कर बैठते, इस वजह से उन्होंने जो पहले
5 भारतीय सैनिकों के पीछे एक अंग्रेज सैनिक हुआ करता था, उसको घटाकर दो भारतीय सैनिकों के पीछे एक अंग्रेज सैनिक, ये बंगाल में कर दिया गया। और मद्रास और बंबई की सेना में 5 भारतीय सैनिकों के पीछे 2 अंग्रेज सैनिक, ये इतना रेशो उसका कर दिया गया। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। तो जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो क्षेत्र अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण हुआ करते थे और सैनिकी दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जैसे कि कोस्टल एरिया हो गया, जहाँ पे माल आता है, जहाँ पे जाता है, तोपखाने हो गया, जहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की जो ये तोपखाने और बंदूकें वगैरह ये सब रखा करते थे वो लोग, जहाँ पे स्टॉक रखते थे इन सभी चीज़ों का, ऐसे जगहों पर उन्होंने केवल यूरोपीय सैनिकों को ही रखा, भारतीय सैनिकों को नहीं रखा। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि जो भारतीय लोग थे, बिहार के, अवध के, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, यहाँ के जो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिए थे, इस वजह से उन्होंने देखा कि ये जो सिपाही है उनकी भर्ती अभी उस क्षेत्र से ना की जाए, गोरखा जो कि नेपाल से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों की भर्ती की जानी चाहिए, सिखों की भर्ती की जानी चाहिए, पठानों की भर्ती की जानी चाहिए, और उनकी जो अवध, बिहार, मध्य प्रांत, दक्षिण भारत, इन सभी की जो जनता थी वहाँ से सेना में भर्ती नहीं की जानी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा किया। आगे देखेंगे धार्मिक परिवर्तन, रिलीजियस चेंजेस। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तो उनको लगता था अंग्रेजों को कि मुसलमानों ने ये विद्रोह खड़ा किया है, इस वजह से उनकी जो संपत्ति थी उनको जब्त किया जाने लगा और उनकी ज़मीनों को भी जब्त किया जाने लगा। अंग्रेजों ने कहा कि वे भारत के लोगों के धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन्होंने देखा था, पिछले बार उन्होंने हस्तक्षेप किया था सती प्रथा बंद करके और विधवा पुनर्विवाह चालू करके, और जो बाल विवाह ये सब उन्होंने बंद किया था। इन सब के लिए उन्होंने कानून लाया था। तो उन्होंने देख लिया कि भारतीय जनता के धार्मिक मामलों में अगर ये कर रहे हैं वो, तो उससे विद्रोह हो जा रहा है। भारतीय जनता के जो धार्मिक मामले हैं उनमें अगर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उससे विद्रोह हो सकता है। इस वजह से उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करेंगे ऐसा आश्वासन दिया। भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे ऐसा कहा गया। यानी पहले भारत के लोगों को निचले नस्ल का समझते थे, खुद को सुपेरियर समझा जाता था और उनके साथ अन्याय किया जाता था, उनको कुछ भी बोला जाता था, कुत्ता, सुअर, इस प्रकार बोला जाता था। उनकी जो परंपरा है उनका सम्मान नहीं किया जाता था।
तो अभी कहा गया है कि उनके जो रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। तो जो धर्म परिवर्तन कराते थे वो लोग जबरदस्ती क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में लेकर आए थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा था धर्म परिवर्तन करो करके। उन्होंने कानून ला दिए थे जो धर्म परिवर्तन करेंगे उन्हीं को जायदाद मिलेंगी। तो अभी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं किया जाएगा। जो स्वयं इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। तो जिनकी इच्छा रहेंगी वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, जिनकी इच्छा नहीं है वो मत करो। इस प्रकार अभी देखेंगे हम सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया और इसमें भारतीय छात्र को परीक्षा देने हेतु प्रावधान किया गया। तो जो पहले केवल ऊंचे ऊंचे पद पर अंग्रेज लोग ही आया करते थे बन के, ऊंचे ऊंचे अधिकारी, उस नियम को हटा दिया गया और ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया, जिससे भारतवासी जो है वो एग्ज़ाम देकर ऊंचे ऊंचे पद पर कार्य कर सकते थे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो जो भारतीय जो किसान वगैरह थे और जो जमींदार वर्ग था तो उनको उनकी रक्षा करने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।